तो रोज़गार के अवसर बढ़ जाते हैं। वो हर रोज़ 10 दर्जन केले लाता था। 2018 से कंटिन्यूस रेट कट्स हो रहे हैं। फाइनेंशियल बाइट्स में हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स सीधे साधे शब्दों में समझा सकें, ताकि आप उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकें और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें अपनी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। इवन अदरवाइज़ अगर आप दिलचस्पी रखते हैं ये जानने में कि देश की इकॉनमी किस उतार चढ़ाव से गुजर रही है और डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे वर्क कर रहे हैं, तो आपको यहाँ टाइम टू टाइम बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी मूव्स की। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आरबीआई ने हाल ही में कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस लिए हैं, तो आप सब कुछ कॉन्टेक्स्ट में देख पाएंगे, समझ पाएंगे और उन सब को हमारे इकोनॉमी के आजकल के हालात से जोड़ पाएंगे। मॉनेटरी पॉलिसी एक शतरंज के खेल की तरह होती है। शतरंज में आप जब कोई चाल चलते हैं तो उस चाल के कई मायने होते हैं। योर मूव हैज़ टू चार्ट आउट अ गुड बैलेंस बिटवीन स्ट्रेंथनिंग योर डिफेंसेस, countering your opponent's attack and laying out a strategic forward maneuver. Likewise, आरबीआई के एक छोटे से पॉलिसी मूव के कई मायने होते हैं, कई इम्प्लीकेशंस होती हैं। आरबीआई का एक बड़ा काम होता है सिस्टम में मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। सिस्टम में मनी यानी पैसा बढ़ जाए तो कंजम्पशन एंड डिमांड बढ़ जाती है, इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ जाती है, पर साथ ही साथ महंगाई बढ़ जाती है। महंगाई को कंट्रोल करें, सिस्टम से पैसा खींच लें तो डिमांड स्लो हो जाती है, ग्रोथ गिरने लग जाती है। एक फ़ाइन बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। अब देखिए ना, हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट कट किया है बाय 40 बेसिस पॉइंट्स। रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पर आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को पैसा उधार देता है। यूँ समझ लीजिए ये एक कोलेटरलाइज्ड लोन होता है, मतलब बैंक्स आरबीआई के पास अपने कुछ एसेट्स गिरवी रखवाते हैं ये लोन लेने के लिए। ये एसेट्स हो सकते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एट्सेट्रा, जो बैंक के पोजीशन में होते हैं। फ़िलहाल हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे कि रेपो मैकेनिज़्म कैसे वर्क करता है, बल्कि ये जानेंगे कि रेपो रेट के ऊपर नीचे होने से मार्केट को क्या इंडिकेशंस मिलते हैं। बैंक्स का बिजनेस होता है लोगों को, कंपनीज़ को लोन देना और उन लोन्स की रीपेमेंट्स पे इंटरेस्ट कमाना। इसके साथ साथ कुछ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसके लिए बैंक्स को पैसा चाहिए होता है। अब कुछ पैसा तो बैंक्स को मिल जाता है जब हम जैसे लोग सेविंग्स करते हैं और बैंक्स में एफडीज़ बनाते हैं। हमारा एफडी का पैसा बैंक्स आगे लोन देने में इस्तेमाल करते हैं। जब इकॉनमी अच्छी चल रही हो तब लोन्स की डिमांड ज़्यादा रहती है, यानी तब सिर्फ एफडीज़ का पैसा पूरा नहीं पड़ता, तो बैंक्स लोन ले लेते हैं आरबीआई से रेपो रेट पर। आपने ध्यान दिया, मैंने कहा जब इकॉनमी अच्छी चल रही हो तब लोन्स की डिमांड ज़्यादा रहती है। जाहिर सी बात है, जब इकॉनमी में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है एंड प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन एंड डिमांड हाई हैं, तब बिजनेसेस ज़्यादा लोन लेना चाहेंगे अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए और बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए। इसके ठीक ऑपोजिट गिरती हुई इकॉनमी में लोन्स की डिमांड भी कम हो जाती है। अब आरबीआई की रेपो रेट को जो घटा देने की मूव है, वो सबसे पहली इंडिकेशन क्या देती है? मतलब बैंकों के पास लोन्स की डिमांड कम हो गई है और उनको आरबीआई से और पैसा उधार लेने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। ये भी हो सकता है कि बैंक्स इकॉनमी के हालात देखते हुए लोन्स देने में थोड़े कंजर्वेटिव हो गए हैं, यानी इतनी आसानी से लोन्स इशू नहीं कर रहे और इस वजह से भी उनका लोन आउटगो कम हो गया है। ऐसे में आरबीआई रेपो रेट कट अनाउंस करता है ताकि बैंक्स के लिए आरबीआई से लोन लेना अट्रैक्टिव हो जाए और वो सस्ते में लोन उठा पाएँ। अब बैंक्स लोन लेके बैठ तो नहीं जाएंगे, वो फर्दर आगे लोन देके मुनाफा कमाना चाहेंगे। अपने लोन्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसकी ब्याज दर भी कम कर देंगे ताकि लोगों के लिए, बिजनेसेस के लिए लोन्स लेना सस्ता हो जाए, आसान हो जाए। जब इंडिविजुअल्स, हमारी तरह मिडिल क्लास, वापस से लोन्स लेना शुरू करेंगे तो वो हाउसिंग लोन लेकर के घर खरीदेंगे, व्हीकल लोन लेकर के बाइक या कार खरीदेंगे, पर्सनल लोन लेकर के गैजेट्स खरीदेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे। इससे डिमांड को बढ़ावा मिलेगा और इकॉनमी ट्रैक पर आएगी। ऑन द फ्लिप साइड, रेपो रेट कट ऑल्सो हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन बैंक एफडी रेट्स। Now technically, FD यानी फिक्स्ड डिपॉजिट इज़ अ लोन दैट यू द इन्वेस्टर गिव टू द बैंक एंड द बैंक पेज यू इंटरेस्ट ऑन दैट। यानी जब आप बैंक में एफडी बना रहे हैं तो आप बैंक को कुछ समय के लिए लोन दे रहे हैं और बैंक आपको उस पर इंटरेस्ट दे रहा है।
खास तौर पर सीनियर सिटीजन्स, रिटायरीज के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट्स आर अ गुड सोर्स ऑफ सिक्योर एंड रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। अब जब बैंक को सस्ते में यानी 4% रेपो रेट पर आरबीआई से पैसा मिल रहा है, तो वो आपको एफडी पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दे के आपसे पैसा क्यों लेगा? वो कहेगा आप अपना पैसा अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए, हमें तो आरबीआई से सस्ते में पैसा मिल रहा है। देयरफॉर रेपो रेट कट हैज़ ए डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन बैंक एफडी रेट्स। बैंक के एफडी रेट्स गिर जाते हैं जब आरबीआई रेपो रेट कम करता है। यहाँ एक और ज़रूरी इंडिकेशन, अगर आरबीआई को रेपो रेट कंसिस्टेंटली हर कुछ महीने में कम करना पड़ रहा है, तो समझ लीजिए इकोनॉमी में ग्रोथ ढीली है और डिमांड कंसिस्टेंटली लो है, जिसको कि रेट कट करके बूस्टर शॉट्स देने पड़ रहे हैं। रेपो रेट का छोटा भाई है रिवर्स रेपो रेट। जैसा कि नाम से समझ आ रहा है, ये रेपो रेट का ठीक उल्टा है। रिवर्स रेपो रेट वो रेट है जिस पे कि कमर्शियल बैंक्स आरबीआई को लोन देते हैं, यानी बैंक्स के पास जो सरप्लस पैसा होता है, जो यूज़ नहीं हो रहा होता, उस पैसे को वो आरबीआई के पास डिपॉजिट कर देते हैं और आरबीआई उनको उस पैसे पे इंटरेस्ट पे करता है, विच इज़ इक्वल टू रिवर्स रेपो रेट। दिस रेट हैज़ ऑल्सो बिन रिड्यूस्ड बाय 40 basis points फ्रॉम 3.75% अर्लियर टू 3.35% नाउ। अब इसकी सिग्निफिकेंस समझते हैं। ज़रा सोचिए कि बैंक्स के पास सरप्लस पैसा क्यों होगा और कब होगा? या तो लोगों ने ज़्यादा सेविंग्स करनी शुरू कर दी हैं, यानी ज़्यादा एफडी करनी शुरू कर दी हैं और बैंक के पास इतना एफडी का पैसा आ गया है, तो बैंक ये सरप्लस पैसा आरबीआई के पास रिवर्स रेपो रेट पर जमा करवा देगा। या ऐसा भी हो सकता है कि बैंक्स ने लोन्स देने कम कर दिए हैं। इकोनॉमी में इतना गिराव है कि मार्केट में लोन्स की डिमांड कम हो गई है। ज़्यादा लोग और बिजनेसेस अब लोन्स नहीं ले रहे, तो जो पैसा अदरवाइज बैंक्स का लोन्स देने में यूटिलाइज हो जाता, वो अब उसके पास ही सरप्लस इकट्ठा हो गया है, तो वो ये सरप्लस पैसा आरबीआई के पास रिवर्स रेपो रेट पे जमा करवा देगा। जनरली जब इकोनॉमी में गिराव आता है तो पॉइंट नंबर्स 1 और 2 साथ में होते हैं, यानी लोग ज़्यादा एफडी करवाने लगते हैं क्योंकि एफडी को सेफ एंड रिस्क फ्री लिक्विड मनी माना जाता है और बैंक्स का लोन आउट गो कम हो जाता है। जाहिर सी बात है, इकोनॉमी डाउन है तो बिजनेसेस भी लोन्स नहीं ले रहे और बैंक्स भी ज़्यादा लोन नहीं देना चाह रहे और डर रहे हैं कि लोन्स पे डिफ़ॉल्ट्स ना हो जाएं और वो एनपीए ना बन जाएं। तो बैंक्स भी सेफ़ ऑप्शन चूज़ करते हैं, आरबीआई में पैसा रखवा देते हैं और रिवर्स रेपो रेट पे इंटरेस्ट लेते रहते हैं। इसको अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो बैंक्स पैसा दबा के बैठ जाते हैं, जिससे कि मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाती है। रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट कट से आरबीआई क्या अचीव करना चाह रहा है? आरबीआई मार्केट को, इकोनॉमी को 2 ब्रॉड इंडिकेशंस दे रहा है। पहली कि अब लोन्स लेना सस्ता होगा। अगर आप इंडिविजुअल हो तो लोन्स लो और घर खरीदो, कार खरीदो, पर्सनल लोन्स लो और स्पेंड करो और इकोनॉमी में डिमांड मजबूत करो। और अगर आप बिजनेस हाउस हो या कंपनी हो या फैक्ट्री चलाते हो तो सस्ते में लोन लो और इस बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी और सप्लाई बढ़ाओ। वहीं सेकेंडली रिवर्स रेपो रेट कम करके आरबीआई बैंक्स को ये इंडिकेशन दे रहा है कि अब मेरे पास यानी आरबीआई के पास अपना सरप्लस पैसा मत रखवाओ, क्योंकि यहाँ आपको अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा। इससे बेहतर है कि अब इस पैसे को आगे लोन्स में दो और वहाँ ज़्यादा इंटरेस्ट कमाओ। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब बैंक्स खुल के लोन्स देने लग जाते हैं तो सिस्टम में खूब पैसा आ जाता है और लोग अपने खर्चे बढ़ा देते हैं। आपने देखा होगा कि बड़े टाइम से गाड़ी बदलने का मन है पर बदल नहीं पा रहे। अब बैंक से सस्ते में लोन मिल रहा है तो क्यों ना वो लोन ले लें और अपनी गाड़ी बदल लें, बढ़ गए ना खर्चे। सेकेंडली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, आरबीआई थ्रू दिस मूव ऑफ रेट कट्स wants to nudge people into the mode of saving less and spending more। जब एफडीज़ के रेट्स इतने कम होंगे तो लोग बैंक्स में एफडीज़ करवाने से कतराएंगे। अभी स्टेट बैंक 1 साल की एफडी पे 5.1% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। इसमें अगर आप टैक्स इम्प्लीकेशन घटा लें और इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर लें तो हाथ में शायद ही कुछ बचेगा। इसके साथ एक न्यूज़ और बताता हूँ। आरबीआई के बॉन्ड्स इन्वेस्टर्स में बहुत पॉपुलर होते हैं क्योंकि ये AAA रेटेड होते हैं और इनका यील्ड बैंक एफडी से ज़्यादा होता है। Till very recently, RBI bonds were offering 7.75% rate of return with a half-yearly compounding feature। RBI ने with effect from 28 May 2020 ये bonds stop कर दिए हैं। Again, an indication in the direction to save less and spend more to boost demand। तो सिर्फ FDs के ही नहीं, सब तरीके के सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि बॉन्ड्स के भी रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर जाते हैं रेपो रेट कम करने से। तो देखा आपने कैसे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल करता है इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए।
रेपो रेट कम करने से सिस्टम में मनी सप्लाई बढ़ जाती है। अगर इकोनॉमी में पैसा होगा तो लोगों के हाथ में पैसा होगा और वो ज़्यादा खर्च करेंगे, जिससे डिमांड बढ़ जाती है। जब डिमांड बढ़ती है तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए सप्लाई बढ़ती है, यानी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है, देश का जीडीपी बढ़ जाता है। इकोनॉमी में ग्रोथ हो और कारोबार फ्लरिश कर रहे हों तो रोज़गार के अवसर बढ़ जाते हैं, यानी एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। लेकिन इसकी फ्लिप साइड होती है कि ज़्यादा डिमांड बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ जाती है। एक छोटी सी कहानी से एंड करते हैं। एक गली में हर रोज़ एक फल वाला आता था, फ्रूट सेलर। वो हर रोज़ 10 दर्जन केले लाता था। उसके कुछ गिने चुने ग्राहक थे जो हर रोज़ उससे केले ले जाते थे। 50 रुपये दर्जन केले बेचता था और शाम तक उसके पास 4-5 ही केले बचते थे जो वो खुद खा जाता था। धीरे धीरे आसपास की गलियों में लोगों को पता लगना शुरू हुआ कि ये बहुत बढ़िया केले लाता है, तो आसपास की गलियों से भी अब उसके पास ग्राहक आने लगे। उसने 10 से 20, 20 से 50 और 50 से 100 दर्जन केले लाने शुरू कर दिए। फिर भी डिमांड कम नहीं हुई और भी ज़्यादा ग्राहक बढ़ने लगे। 100 दर्जन से ज़्यादा उसकी रेडी पर नहीं आ सकते थे। बढ़ती डिमांड और लिमिटेड सप्लाई की क्षमता को देख के उसने रेट बढ़ा दिया। अब वो 70 रुपये दर्जन केले बेचने लगा। इसे इन्फ्लेशनरी प्रेशर कहते हैं। अब यहाँ आप केले की जगह कोई भी प्रोडक्ट रख दीजिए। जब लोगों के हाथ में पैसा बढ़ता है तो वो ज़्यादा प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने लगते हैं, डिमांड करने लगते हैं, और जब ग्रोथ में डिमांड सप्लाई को बीट करने लगती है तो इन्फ्लेशन बढ़ने लगती है। आप कहेंगे अगर इतना ही आसान है आरबीआई के लिए मॉनेटरी पॉलिसी से इकोनॉमी को ट्रैक पे लाना, तो अभी क्यों नहीं ला पा रहा? 2018 से कंटिन्यूस रेट कट्स हो रहे हैं एंड वी हैव सीन द बिगेस्ट वंस इन रीसेंट टाइम्स। एक एनालॉजी से समझाता हूँ। When your car is moving on a free highway, you can easily give it direction by slightly moving your steering wheel left or right as may be required. The car is in motion and has good momentum, so the steering wheel is able to steer it well. But when the car is messed up in a bad traffic jam, do whatever you want with your steering wheel, but the car will not move an inch. You will need external forces to clear the jam first. RBI एक steering wheel की तरह है जो इकोनॉमी को उसके साइक्लिकल अप्स एंड डाउन्स में स्टीयर कर सकता है। बट व्हेन यू हैव सिस्टेमिक ऑब्लिक स्ट्रक्चरल शॉक्स कीपिंग योर इकोनॉमी इन स्टेट ऑफ इनर्शिया, आरबीआई अलोन कैन नॉट हेल्प मूव इट। अगर आप सोचते हैं कि आरबीआई की रेट कट करने से बैंक्स लोन देना आसान कर देंगे, सस्ता कर देंगे, देन यू नीड टू रीथिंक। बिजनेसेस भी ऐसे हालात में लोन नहीं लेना चाहेंगे सप्लाई साइड बिल्ड करने के लिए जब डिमांड ही ख़त्म है और लेबर अवेलेबिलिटी भी नहीं है। ना ही हम जैसे इंडिविजुअल्स लोन लेना चाहेंगे जब जॉब सिक्योरिटी नहीं है। रुकी हुई इकोनॉमी में डिमांड को बिल्ड करने के लिए लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाना होगा थ्रू फिस्कल मेजर्स, टैक्स कट्स, टैक्स हॉलीडेज, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड बाय गवर्नमेंट स्पेंडिंग। नाउ दिस काइंड ऑफ अ मूव ऑल्सो हैज़ अ लॉट ऑफ नेगेटिव्स, बट उनको किसी और दिन के लिए छोड़ते हैं। आपको ये जानकारी कैसे लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अब हम एक इन्वेस्टमेंट सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। आने वाले कुछ एपिसोड्स में खास फोकस करेंगे स्टॉक मार्केट्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ लगे बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको डायरेक्टली मिल सकें। अगर आपको हमारा आज का ये एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें।